हाय, आई एम अब्बास एंड यू आर वाचिंग स्किल यूनिट। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की डिस्कशन को स्टार्ट किया था। उस लेक्चर के अंदर हमने नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा था और उसके दो मेन टाइप्स यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा था। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पे फोकस्ड होंगे और उसका कंप्लीट डिस्कशन इस लेक्चर के अंदर होने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर और समझने की कोशिश करते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उन्हें कोड में किस तरीके से बनाया जाता है, उनको कॉल किस तरीके से लगाई जाती है और उनसे रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों को हम समझने वाले हैं। सो इफ वी मूव टुवर्ड्स द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन सेज दैट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आर दी वंस, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होते हैं दैट रिसीव पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स रिसीव करते हैं। बात समझ में आती है। अब इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं, कहानी को रिवाइंड करते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पर हमने ये समझा था कि जो मेथड्स हैं वो दो तरह के मेनली हो सकते हैं, यानी कि हमारा एक ऐसा मेथड हो सकता है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी पैरामीटर्स ना पाए जाते हों, और ऐसा मेथड हम तभी बनाते थे जब हमें पता था कि हमारे मेथड को किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ हम कुछ ऐसे मेथड्स भी बनाते थे कि जिनमें पैरामीटर्स होते थे, और ऐसा मेथड हम तभी बनाते थे कि जब हमें पता था कि हमारे मेथड्स को कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट्स है, कुछ इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है। उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है और कुछ नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेथड भी है। तो वो सारी चीजें जो हम मेथड्स के साथ कर पाते थे, ऑलमोस्ट हम लगभग कुछ चीजें यहाँ पर भी कर पाएंगे कंस्ट्रक्टर्स के साथ। तो उसी तरीके से जिस तरह से पैरामीटराइज्ड मेथड्स होते थे, हम ऐसे मेथड बना पाते थे कि जिनमें पैरामीटर्स मौजूद होते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बना पाएंगे कि जहां पर पैरामीटर्स मौजूद होंगे। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमारे वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो पैरामीटर्स को रिसीव करते हैं, जिनको इनपुट डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपनी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में पैरामीटर्स लिखते हैं और कहते हैं कि जब भी मुझे कॉल लगाना तो मुझे इस तरह की वैल्यूज देना, तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद रिसीव्ड वैल्यूज। अब कंस्ट्रक्टर था पैरामीटराइज्ड, उसने कुछ पैरामीटर्स यूजर से मांगे, यूजर ने कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज पास करी, तो जो वैल्यूज इसने रिसीव करी उसी वैल्यूज के साथ हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अब मजबूरी ये है कि कंस्ट्रक्टर भले एक स्पेशल मेथड है, लेकिन इसका काम भी लिमिटेड है, फिक्स्ड है। क्या कि इसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी वैल्यूज हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ने रिसीव करी हैं, उन वैल्यूज के साथ हमारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्लियर है? अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं एक बार और फिर हम चल के कोड में अच्छे से समझेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं, उनकी पूरी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, ये तो आप जानते ही हो, है ना, इतना तो आपने पढ़ ही रखा है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो उसमें एटलीस्ट एक या फिर उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होने ही चाहिए। अगर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट, तो फिर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, फिर वो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। बात समझ में आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। एग्जैक्टली, सीधी सी बात है। जावा अपनी तरफ से कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कभी नहीं डालेगा कोड में, ठीक है, हमें खुद बनाने पड़ेंगे।
हमें खुद बनाने पड़ेंगे। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है, जावा कंपाइलर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं अपनी एक क्लास बना रहा हूं, सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, वो भी अगर मुझे जरूरत लगती है तभी, अगर नहीं लगती है जरूरत तो मैं नहीं ऐड करूंगा। बात समझ में आ रही है? सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं कोड विंडो की तरफ और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का कोड लिखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। यहां पर हम एक नई क्लास बनाएंगे आज के लेक्चर के लिए। इस क्लास का नाम हम रखते हैं बॉक्स। सो हम एक बॉक्स की क्लास को मॉडल करने वाले हैं जावा का यूज करते हुए। सो बॉक्स आप समझ रहे हो, जो क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स होता है, मैं यहाँ पर उस बॉक्स की बात कर रहा हूँ जो कि एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट बॉक्स इज एन ऑब्जेक्ट और हम उसको क्लास के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फटाफट से अपनी क्लास बनाते हैं। क्लास हमारी पब्लिक होगी, क्लास लिखा, उसके बाद क्लास का नाम बॉक्स लिखा। अब हमारे इस बॉक्स क्लास के पास या जो भी ऑब्जेक्ट्स इसके थ्रू बनाए जाएंगे उनके पास मैं जहां तक समझ पाता हूं एक बॉक्स के 3 ही एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। पहला उसकी विड्थ, हाइट एंड लेंथ। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है या विड्थ क्या है और हाइट क्या है हमारे बॉक्स की, यही 3 एट्रीब्यूट्स एक 3D ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ। सबसे पहला इंटीजर लेंथ, देन उसके बाद इंटीजर विड्थ, ठीक है, विड्थ की स्पेलिंग से कर लेते हैं, विड्थ, एंड देन उसके बाद इंटीजर हाइट। सो हमने अपने बॉक्स को 3 मेन एट्रीब्यूट्स दिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। इतनी बात समझ में आ गई और तीनों को हमने इंटीजर टाइप का रखा फिलहाल के लिए। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। अब हमारा फोकस है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाने की तरफ। ठीक है, तो अब क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी में अभी हमने खुद देखा कि हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ता है। सो द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर इज दैट कि जब भी हमारे इस बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे तो हमें उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, उन ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अपनी तरफ से एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं जो हमारी दी गई वैल्यूज को हर नए ऑब्जेक्ट के लिए यूज करे और उसे इनिशियलाइज करे। बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट डिसाइड करना हमारा काम हो और फिर जैसा ही हम वो लेंथ, विड्थ और हाइट दें तो उस हिसाब से वो बॉक्स क्रिएट हो। इतनी बात समझ में आती है? सो इससे हमें सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी ये मिलेगी, सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलेगी कि हर ऑब्जेक्ट का एक डिफरेंट लेंथ, विड्थ और हाइट यानी डिफरेंट डायमेंशंस के बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब हम यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को बनाने से काम को शुरुआत करते हैं। सो हम बनाने वाले हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और ये एक ऐसा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा जो तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को यूजर से मांगेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का मैंने कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन में क्या सिंटैक्स बताया था, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के व्हाट एंड हाउ वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, उनका सिंटैक्स। तो उसमें सबसे पहले आपको एक्सेस स्पेसिफायर लिखना होता है और मैंने ये भी बताया था कि जनरली आप फिलहाल के लिए हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ही यूज करोगे। अगर आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर लिया तो इस बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स सिर्फ इसी क्लास के अंदर बन सकेंगे, फिर कोई दूसरा क्लास इस बॉक्स क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेगा। और ऐसा हम कभी शायद करना चाहें लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, तो आप पब्लिक ही रखोगे। उसके बाद आपको ना ही यहाँ पर मॉडिफायर देना होता है, ठीक है, मॉडिफायर्स अलाउड हैं लेकिन जितने आपने पढ़े हैं स्टैटिक और फाइनल तो वो कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं यूज होते हैं। और ना ही आपको यहाँ पर रिटर्न टाइप देना होता है, यहाँ तक कि आप वॉइड भी नहीं लिखोगे, पढ़ रखा है। और फिर आप देते हो कंस्ट्रक्टर का नाम। कंस्ट्रक्टर का नाम इज सेम एज द क्लास नेम। सो हमारी क्लास का नाम बॉक्स था तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी बॉक्स रखा। फिर हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं, ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जितना मैंने अभी कोड लिखा है ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहीं से नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसको बनाया हमने तो यूजर डिफाइंड
और क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं पाए जाते हैं तो नो आर्ग्यूमेंट, सो यूजर डिफाइन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। बट हम बना रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो हमें यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने होंगे सो दैट हम बाहर यूजर से वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकें। अब पैरामीटर्स में हम यहाँ पर वही इंटीजर l फॉर लेंथ, इंटीजर w फॉर विड्थ एंड इंटीजर h फॉर हाइट। बात समझ में आ गई? सो हमने छोटे छोटे नाम के वेरिएबल्स बनाए, एग्जैक्ट सेम नाम के नहीं बनाए हम, ताकि हमें कोड भी कम लिखना पड़े। और एक दूसरा रीजन भी है, वो रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इंटीजर l, इंटीजर w फॉर विड्थ एंड इंटीजर h फॉर हाइट। अब हमारे पास इस बॉक्स कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स पाए जाते हैं, l, w एंड h. So L will take the length from the user, W will take the width from the user and H will take the height from the user. बात समझ में आ गई? अब अंदर आकर के एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी वैल्यूज उसने रिसीव करी हैं यानी L, W एंड H, उसे वो क्या करेगा, ध्यान से समझना। जो भी वैल्यूज उसने रिसीव करी है यानी L, W और H, हमारे नए ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल यानी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को उन वैल्यूज के साथ सेट कर देता है। सो बेसिकली अंदर क्या होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट के लेंथ एट्रीब्यूट को L के साथ सेट कर दिया जाएगा, जो बाहर से लेंथ की वैल्यू आई है। हमारे ऑब्जेक्ट के विड्थ एट्रीब्यूट की वैल्यू W के साथ सेट कर दी जाएगी, जो कि बाहर से यूजर के थ्रू आई है। एंड हमारे ऑब्जेक्ट के हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू h के साथ सेट कर दी जाएगी, जो कि बाहर यूजर से आई है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, अब वो सेंस बना रही होगी। क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से समझना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स। प्रूफ नंबर 1 आपको दिखा कि यहाँ पर 3 पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट करता है, L, W एंड H, एंड इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट विद द रिसीव्ड वैल्यूज। तो रिसीव्ड वैल्यूज क्या है, L, W और H, ठीक। सो ये L, W और H है रिसीव्ड वैल्यूज, और हमारा ऑब्जेक्ट के पास जो है, उसके पास जो एट्रीब्यूट्स है वो है लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करो। इसकी रिसीव्ड वैल्यूज थी L, W एंड H, तो इसने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स लेंथ को L से, विड्थ को W से एंड हाइट को H से यहां पर असाइन कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया। एंड दैट इज व्हाट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डज। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है बात, पक्का समझ में आ गई बात। सिंपल था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम बस पैरामीटर्स का यूज कर लेंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने मेथड्स के साथ जिस तरीके से पैरामीटर्स यूज किए थे, सेम वही स्टाइल होगा, वही तरीका होगा। आप उसी तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्टर के साथ भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हो और यहाँ पर अलाउड है। अब हमने बना तो लिया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, लेकिन अब हमें यह समझना है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे लगाई जाती है। तो अब कॉल लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद वापस से कोड में आकर के हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएंगे। तो अब हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने का सिंटैक्स सीखने वाले हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा है कि कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल लग जाती है, यानी कंस्ट्रक्टर को हमें अलग से इन्वोक नहीं करना पड़ता, बल्कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल लग जाती है। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाए बिना तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला। रीजन हमें पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी जावा में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के पास होती है। समझ में आ गई बात। सो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा कि आप जब भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन को लिखना होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की लाइन में सबसे पहले आप एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखते हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर न्यू ऑपरेटर के थ्रू लगाते हो कंस्ट्रक्टर को कॉल। इतना आपने पढ़ रखा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाना नॉर्मल मेथड से अलग होता है। कैसे?
नॉर्मल मेथड्स को कॉल लगाने के लिए सिर्फ नॉर्मल मेथड का नाम लिखना होता है, सिर्फ नॉर्मल मेथड का नाम लिखना होता है और बाद में पैरेंथेसिस के अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज अगर हैं तो पास करनी होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने के लिए सिर्फ इतना नहीं करना होता है, बल्कि पहले तो न्यू कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना होगा। सो जो भी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, न्यू कीवर्ड के बाद आप उस कंस्ट्रक्टर का नाम लिखोगे। मजे की बात क्या होती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल मैच कर जाती हैं। समझ में आ गई बात? और क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका, अभी तक आप क्या करते थे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखने के बाद आप सिर्फ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अभी तक हम अपनी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे, और जब हम नहीं बनाते हैं तो जावा अपनी तरफ से एक नॉन पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमारे क्लास में डाल देता है। अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमारे क्लास में डाल देता है ना। और इसीलिए हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर देते थे, क्योंकि हमें पता था कि उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं होते। लेकिन इस बार हमने अपने कोड में खुद से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर के नाम के बाद हमें उन पैरामीटर्स की आर्ग्यूमेंट वैल्यूज या वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी। इट इज आर लिमिटेशन, या ये कह लीजिए कि हमारी मजबूरी है, ये हमें करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सो अब हमने समझ लिया कि कॉल किस तरीके से लगाई जाती है। नाउ अब हम चलते हैं कोड विंडो की तरफ और वहां पर इस चीज को करके देखते हैं। सो अब हम आ चुके हैं अपने उसी कोड के पास, और कोड में आकर के अब हम अपने इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाना चाहेंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद स्ट्रिंग ब्रैकेट्स एंड देन आर्ग्स। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, स्टैटिक मेन मेथड। अब अंदर आने के बाद किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने में मजबूरी हमारी ये है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट अ बॉक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बॉक्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, या हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट फर्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट। हम अपना पहला बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्स हमें लिखना होगा, जो कि क्लास का नाम है। फिर हमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम सोचना होगा, रेफरेंस वेरिएबल का नाम सोचना होगा। सो मैंने कहा B1, सो बॉक्स B1 इज इक्वल टू न्यू। अब न्यू ऑपरेटर के बाद हम कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाते हैं। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम लिखते थे बॉक्स, ठीक है, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। लेकिन इस बार हमने अपनी क्लास में खुद से एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है यहाँ पर, तो हमें इस बॉक्स कंस्ट्रक्टर को L, W और H की वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि न्यू बॉक्स, एक नया बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाओ और उस बॉक्स की लेंथ को तुम 3 सेट करो, और कुछ रखते हैं 5 सेट करो, ब्रेथ को 7, विड्थ को 7 सेट करो एंड हाइट को 4 सेट करो। इस तरीके से हमारा एक नया B1 ऑब्जेक्ट बॉक्स का बन जाएगा, और जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमें कोई सिंटैक्स एरर देखने को नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? अगर हम, अच्छा अभी उस चीज पे हम नहीं जाते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने एक बॉक्स ऑब्जेक्ट बना लिया B1। अब अगर आप चाहो तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, क्या वाकई में B1 ऑब्जेक्ट में 5, 7 और 4 लेंथ, विड्थ और हाइट में गया या नहीं गया। सो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे system.out.println, I would say length is equal to then plus b1.length। अब b1.length लिखने से होगा क्या कि हमें जो लेंथ की वैल्यू मिलेगी वो हमारे ऑब्जेक्ट B1 की मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ विड्थ और हाइट के लिए, विड्थ और हाइट के लिए। विड्थ की स्पेलिंग सी कर लेते हैं, विड्थ हाइट, और B1 डॉट विड्थ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर B1 डॉट हाइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसे कंपाइल करूं, क्लोज करूं, राइट क्लिक करूं, मेन मेथड को कॉल लगाऊं, ओके दबाऊं, तो अब आपको यहाँ पे नजर आता है कि हमारे B1 ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 है, विड्थ 7 है एंड हाइट 4 है। इसका मतलब कि हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से काम किया, और जो वैल्यूज हमने अपने B1 ऑब्जेक्ट को दी थी उन्हीं वैल्यूज के साथ उसने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ और हाइट को इनिशियलाइज करने का काम किया है। एंड इस वजह से हम ये कहते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही मजबूत तरीका है, या फिर बहुत ही अच्छा तरीका है यूजर से वैल्यूज लेकर के अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने का। इन दिस वे हम एक रियल वर्ल्ड
ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस को मॉडल कर पाते हैं। कैसे कि मान लो जब कभी भी किसी भी बॉक्स को बनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को डिसाइड किया जाएगा, है ना। और जब डिसाइड हो जाएगा उसके हिसाब से उस बॉक्स के कार्डबोर्ड्स को काट करके या जैसे भी बनाया जाएगा। साइज डिफरेंट होगी तो बॉक्स का शेप दिखने में छोटा होगा, बहुत बड़ी साइज होगी तो वो बड़ा दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही काम हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से कर पाए। एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। सो क्रिएट सेकेंड बॉक्स ऑब्जेक्ट। सो हम अपना दूसरा बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बॉक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का नाम बॉक्स, ऑब्जेक्ट का नाम B2 मैंने रख दिया और फिर न्यू ऑपरेटर की मदद से बॉक्स कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाया। अब मजे की बात यह है कि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो हमें L, W और H की वैल्यू पास करनी होगी। सो मैंने कहा कि इस बार भाई जो बॉक्स बना रहे हो थोड़ा बड़ा बनाना, 10,9,6 का। बात समझ में आ गई? उसने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि बस ज्यादा कुछ मत करो, मुझे इनकी वैल्यूज थोड़ा सा दिखा दो प्रिंट करके ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे भरोसा हो जाए कि हाँ मेरी B2 ऑब्जेक्ट जो बना है उसी की वैल्यूज सेट हुई हैं। सो मैं यहाँ पर B2 कर देता हूँ और चीजें यहाँ पे क्लियर तरीके से दिखाने के लिए मैं इस system.out.println को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशंस ऑफ बॉक्स 1, ठीक है। और मैं थोड़ा सा सजाने के लिए एक दो ये कर देता हूँ। परफेक्ट है भाई, अच्छा लगेगा इससे थोड़ा सा। ओके, तो मैंने इसे यहाँ से इस वाली लाइन को यहाँ पर भी दूसरे बॉक्स ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बॉक्स 1 की जगह बॉक्स 2 कर देते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो कि क्या होने वाला है। पहला बॉक्स बनेगा B1 नाम का, दूसरा बॉक्स बनेगा B2 नाम का। B1 की लेंथ, विड्थ और हाइट 574 है और B2 की लेंथ, विड्थ और हाइट 1096 है। सो जब हम बॉक्स 1 के डायमेंशंस को प्रिंट कराएंगे तो लेंथ में 5, विड्थ में 7 और हाइट में 4 प्रिंट होगा। और जब हम बॉक्स 2 के डायमेंशन को प्रिंट कराएंगे तो लेंथ में 10 और विड्थ में 9 और हाइट में 6 प्रिंट होगा। और इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अच्छे से काम करता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और जो वैल्यूज हम उसे पास कर रहे हैं वो उसी वैल्यूज के साथ हमारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को सेट कर रहा है। सो मैंने इसे कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, तो हम देखते हैं प्रिंट होता है डायमेंशंस ऑफ बॉक्स 1। सो बॉक्स 1 के डायमेंशंस यहाँ पर लेंथ 5, विड्थ 7, हाइट 4 एंड बॉक्स 2 के डायमेंशंस में लेंथ 10, विड्थ 9 एंड हाइट 6। अब इस आउटपुट के साथ आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल चुका होगा कि हाँ जिस तरीके से हमने पढ़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वही काम कर पा रहा है। एंड आई होप आपको इस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाना समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई और उसको कॉल करना भी समझ में आ गया। क्लियर हो गई बात? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वार्निंग है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आती है या किसी भी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के साथ आती है, चाहे आप नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाओ या पैरामीटराइज्ड ही क्यों ना बनाओ। और वो वार्निंग अब हम फटाफट से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर अब हम बात करें उस वार्निंग के बारे में या फिर उस साइड इफेक्ट के बारे में जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ या फिर किसी भी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के साथ आती है, वो वार्निंग या फिर वो साइड इफेक्ट ये है कि एडिंग और डिक्लेयरिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, या फिर हम इसकी जगह सिर्फ यूजर डिफाइंड की बात कर लें, मतलब कि अगर हमने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया खुद से, बात समझ में आ रही है? हमने खुद से अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर चाहे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो। नॉन पैरामीटराइज में जो हमने यूजर डिफाइंड नो आर्ग्यूमेंट पढ़ा, दोनों ही केसेस में होता क्या है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गायब हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? पिछले लेक्चर को आपने देखा, आज के लेक्चर को आप देख रहे हो, ठीक है। दोनों लेक्चर से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या? मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। क्या बोला था मैंने कि इफ यू डू नॉट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास देन द जावा कंपाइलर एड्स अ नो आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू योर क्लास एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। बताई थी ये प्रॉपर्टी कि अगर आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली खुद से नहीं बनाते हो, नहीं डिक्लेयर करते हो, नहीं डिफाइन करते हो, इन दैट केस जावा आपके इस लॉजिकल
फ्लॉ को, आपके इस लॉजिकल फ्लॉ को खुद से संभालता है और वो ये करता है कि वो अपनी तरफ से एक नो आर्ग्यूमेंट, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते, एक ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे कोड में सेट कर देता है या फिर छुपा देता है, सो दैट जब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं तो हमें कोई एरर ना मिले कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, बल्कि वो छुपा है, मौजूद है, इम्प्लिसिटली जावा अपनी तरफ से ऐड कर देता है, जावा का कंपाइलर ऐड कर देता है। बात समझ में आ रही? ये हमने पढ़ा था। तो उसी तरीके से अगर हम अपनी क्लास में एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी बनाते हैं, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाने का मतलब भी तो यही हुआ ना कि हमने एक्सप्लिसिटली खुद से अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में बनाया, तो उसका नतीजा भी हम जानते हैं, उसका रिजल्ट भी हम जानते हैं कि अब हमें कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फैसिलिटी जावा कंपाइलर की तरफ से प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फैसिलिटी हमें नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अब इन्वोक भी नहीं कर सकते, अब कॉल भी नहीं लगा सकते। अब इस चीज को आप प्रैक्टिकली कोड में देखो तो बातें ज्यादा समझ में आएंगी। सो हम आ चुके हैं अपनी उसी ब्लूजे विंडो पर और हमारा जो कोड अभी तक हमने लिखा था हम उसी कोड को देख रहे हैं। सो इस कोड में हमने अभी तक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया था बॉक्स नाम का, और अभी जो वार्निंग हम पढ़ करके आ रहे हैं वहां पर हमें ये समझ में आई बात कि क्योंकि हमने यहां पर अपनी तरफ से एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को खुद से अपनी इस क्लास में ऐड किया है, उसका रिजल्ट ये होगा या उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि अब हमें किसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के फंक्शनैलिटी को या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो हमें सहूलियत दी जाती थी जावा कंपाइलर की तरफ से, अब वो हमें नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जावा कंपाइलर कहेगा जब तुमने खुद अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है तो मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे के तुम्हारे काम को क्यों खराब करूं। तो अब अगर मैं कोई थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, लेट से क्रिएट थर्ड बॉक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन मैं ये बेवकूफी करता हूं कि मैं इस थर्ड ऑब्जेक्ट को बनाता हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली स्टाइल से, यानी मैं लिखता हूं बॉक्स B3 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन सेमीकोलन। मैं सोच रहा था कि भाई ऑब्जेक्ट बनाना तो इसी तरीके से किया जाता है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि क्लास का नाम लिख दो, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, फिर से क्लास का नाम लिख दो और फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर दो। तो जिन्होंने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा वो जब इस क्लास के मेन मेथड में बैठ करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो उनको मिल जाएगी एरर। एरर आप देख पा रहे हो कि कंस्ट्रक्टर बॉक्स इन क्लास यूजर डिफाइंड फंक्शंस डॉट बॉक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। इसका कहना यह है सिंपली कि आप ये जो कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर आपके क्लास में मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये मत समझ लेना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो आपको हर क्लास में मिल ही जाएगा, नहीं। आपको क्लास में वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी मिलता है जब आप अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अच्छी तरीके से यहां पे बना करके रखा है, तो जावा का कंपाइलर ये कहता है जब तुमने अपने कंस्ट्रक्टर बना करके रखे हैं तो इस क्लास बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त तुम्हें इसी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। हम तुम्हें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देने वाले। तो जब तीसरा बॉक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने एक नॉन पैरामीटराइज या फिर यूं कहा जाए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाने की कोशिश करी, तो जावा कंपाइलर कहता है भैया तुम्हारी इस क्लास के अंदर मुझे इस जैसा कंस्ट्रक्टर तो नजर ही नहीं आता कि जिसके पास कोई पैरामीटर्स ना हो। मुझे जो कंस्ट्रक्टर नजर आता है उसके पास 3 पैरामीटर है। तो उस तरह से हम पहला बॉक्स का ऑब्जेक्ट दूसरा बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए बिना किसी एरर के, क्योंकि हमने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लेकिन जब तीसरे में हमने एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की मदद से, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से हम कोशिश करने लगे ऑब्जेक्ट को बनाने की, ये सोचते हुए कि जावा कंपाइलर अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा, तो यहां पर हमने करी बेवकूफी। बात समझ में आई? सो मैं यहां से इसको हटाता हूं एंड आई होप कि आपको साइड इफेक्ट ऑफ एडिंग योर ओन कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा कि जब आप अपनी तरफ से खुद अपनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड करते हो, डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, फिर चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड हो, आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। अब जावा आपको ये जो प्लस पॉइंट देता था, जो लेवरेज देता था, वो अब नहीं देगा। बात समझ में आ गई? सो दैट इज ऑल अबाउट द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स इन जावा एंड आई होप इस लेक्चर के साथ आप समझ गए होंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। आप समझ गए होंगे कि पैरामीटराइज्ड
कंस्ट्रक्टर करते क्या है यूजुअली, आप समझ गए होंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाना सीख चुके हो, और आपको यह भी समझ में आ गई है बात कि अगर मैंने अपनी क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाया है और कोई और दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं है वहां पर, तो जावा मुझे कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देने वाला, तो मुझे जब अपनी इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे तो इसी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाने होंगे, अदरवाइज आई विल गेट अ कंपाइलेशन टाइम एरर। इतनी बात समझ में आ गई। सो इसके साथ लेक्चर को एंड करते हैं। असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।